नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जी हाँ दोस्तों, ये उन कुछ चुनिंदा ऐतिहासिक घटनाक्रमों में से एक है जिसने पूरे विश्व पर अपना एक गहरा प्रकोप या फिर कहे तो एक गहरा इम्पैक्ट डाला है। इसके वजह से विश्व में कई सारे बदलाव हम सभी को देखने को मिले थे और ख़ासकर ये जिस जगह पे घटित हुआ यानी कि यूरोप, और जिस देश में घटित हुआ यानी कि फ्रांस, उस पे इसका काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा और आज के समय में भी इसके इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। तो आखिर एक रिवॉल्यूशन जिसने कि पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी और पूरे विश्व को बदल करके रख दिया, इसके पीछे के फैक्ट और कुछ हिडन चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन ने पूरे फ्रांस के सहित पूरे विश्व को बदल करके रख दिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के फैसिनेटिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तारीख थी 14 जुलाई 1789 यानी कि 14 जुलाई 1789, जब पूरे पेरिस शहर में एक अफवाह काफ़ी तेज़ी से आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। और वो अफवाह ये थी कि फ्रांस के राजा ने सैनिकों को ये आदेश दिया है कि लोगों पे ओपन फायर किया जाए और जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दिया जाए। इस खबर को सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग इधर उधर भागने लगे और वो सोचने लगे कि जब मरना ही है तो चलो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। उसके बाद लगभग 7,000 मेन और वुमेन्स ने मिल करके सोचा कि अब कहीं से हथियार लाया जाए और इस वजह से उन्होंने बास्टिल के किले पे अटैक कर दिया, जहां से उन्हें काफ़ी भारी मात्रा में हथियार तो मिले ही, साथ साथ वहां पे 7 कैदियों को भी उन्होंने वहां से रिहाई करा दिया। उसके बाद अगर हम वहां के सोसाइटी की बात करें जो कि 3 ई स्टेट में बटी हुई थी, जिसमें सबसे ऊपर क्लर्जी, नंबर 2 पे नोबेलिटी और जो सबसे लास्ट था जिसे थर्ड ई स्टेट कहा जाता था। इसके वजह से भी वहाँ के समाज में काफ़ी अनस्टेबिलिटी थी। जो भी लोग थर्ड ई स्टेट में आते थे उन्हें सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना होता था और उनके पास सबसे कम प्रॉपर्टी उस समय हुआ करती थी। और जो लुइस 16 था, जो कि 20 साल की उम्र में फ्रांस का राजा बना और उसका शादी ऑस्ट्रिया के क्वीन मैरी एंटोनेट के साथ हुआ था। वो एक बर्बन फैमिली का राजा था और उसके बाद से ही फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताएं बढ़ने लगी और फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन भी कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं थी और काफ़ी ख़राब होने लगी, क्योंकि जो फ्रांस के राजा थे उन्होंने अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने में अपनी पूरी खजाना जो था ट्रेजरी उसे खाली कर दिया था। और उसके बाद कई सारे ऐसे फ़िलोसफर्स आए, कई सारे ऐसे सोशल आइडिया देने वाले फ़िलोसफर्स आए जिन्होंने मोनार्की और फ्रांस में चल रहे किंगशिप को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया, जिसके वजह से वहाँ के लोगों में और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ता चला गया और लोगों को अब लगने लगा था कि उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी और अनफेयरनेस वहाँ के किंग के द्वारा किया जा रहा है। अगर फ्रांस के हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले ही उस पर लगभग 1 बिलियन लिब्रो का कर्ज था और उसके बाद जब 13 कॉलोनीज़ को आज़ाद करा लिया गया तो उसके बाद उस पर 2 बिलियन लिब्रो और भी ज़्यादा कर्ज आ गया। और जो भी उन्हें लोन दिए थे वो 10% इंटरेस्ट के साथ अपना लोन वापस मांग रहे थे। इस वजह से वहाँ के राजा ने लोगों पे जो कि थर्ड ई स्टेट से बिलोंग करते थे उन पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और जो डेली प्रोडक्ट आइटम हुआ करते थे उस समय, जैसे कि सॉल्ट यानी नमक और तंबाकू पे भी टैक्स लगाया जाने लगा। और जो सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था वो किसानों पे भी लगाया जाता था, जिसमें तिथीज टैक्स और टैलीज टैक्स का आपने नाम सुना होगा। जो तिथ टैक्स था वो डायरेक्ट चर्च को पे किया जाता था फार्मर्स के द्वारा, जो कि क्रॉप का 10th पार्ट हुआ करता था। और जो चर्च के लोग थे वो क्लर्जी में आते थे और जो भी लोग नोबेलिटी में आते थे वो किंग के फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स देने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। और उनके पास लगभग पूरा 60 से 70% फ्रांस का लैंड हुआ करता था। अगर फ्रांस के हम पॉपुलेशन की बात करें तो उस समय फ्रांस की पॉपुलेशन लगभग 2.8 करोड़ के आसपास थी और उसमें से 90% पॉपुलेशन जो थे वो किसान थे और उनका ऑक्यूपेशन
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना था, लेकिन जो लगभग 70 से 60% लैंड था वो सेकेंड ई एस्टेट वाले लोगों के पास था, और जो भी बचा हुआ लैंड था वो थर्ड ई एस्टेट के अमीर लोगों के पास हुआ करता था। इस वजह से उन लोगों को और भी टैक्स देने में ज़्यादा दिक्कत होने लगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैसे ये चेंज आया और कैसे इसमें रिफॉर्म्स होना शुरू हुए। थर्ड ई एस्टेट में जो भी लॉयर और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते थे वो अब एडुकेटेड थे। अब उनके पास अच्छा खासा सैलरी आने लगा और उनके पास अच्छा खासा मनी हो गया था, जिसकी वजह से अब वो सोचने समझने लगे थे और वो समझ रहे थे कि जो किंग है वहाँ के उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इस वजह से उन्होंने उनके खिलाफ़ विद्रोह शुरू कर दिया और रिवॉल्यूशन छेड़ दी। और वहीं पे मिडिल क्लास फैमिली जिसे हम लोग आज कहते हैं, उसका पहली बार वहीं पे इस्तेमाल हुआ था और पहली बार अस्तित्व में उस समय मिडिल क्लास आया था जो कि थर्ड ई एस्टेट से बिलोंग करता था। और इस चिंगारी को आग देने का काम किया फिलोसफर्स की थ्योरी ने, जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन और भी ज़्यादा भड़कता चला गया और भी ज़्यादा उग्र होता चला गया। फ्रांस द्वारा अमेरिका की आज़ाद कराई गई 13 कॉलोनीज़ ने अब अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिए गए थे इससे इन्फ्लुएंस होकर के लोगों ने और भी विद्रोह को तेज कर दिया, और उन्होंने भी फ्रांस से अब मोनार्की को हटाने के लिए रिवॉल्यूशन को और भी ज़्यादा लंबा एक्सटेंड करने लगे। और जितने भी लोग थे अब धीरे धीरे इसमें और भी बड़ी संख्या में लोग इस रिवॉल्यूशन के साथ अब जुड़ने लगे थे। इसके पीछे की वजह की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हुई उसी के साथ फूड का डिमांड भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ, जिस वजह से वहाँ पे हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट फैलने लगा, जिस वजह से लोगों को मजबूर होकर के सरकार के खिलाफ़ अब विद्रोह करना पड़ रहा था। तो आज के इस वीडियो के पार्ट में इतना ही।